नेपोलियन बोनापार्ट। हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे कि किस प्रकार से उसने सत्ता हस्तगत करने के लिए षड्यंत्र किया था। अब हम करते हैं कि कौंसल शासन व्यवस्था जो थी उसने किस प्रकार से लागू की थी और उसमें किस प्रकार से सुधार किए गए थे। कहा जाता है कि कौंसल शासन के सामने अनेक समस्याएं थी, परंतु कुछ काम ऐसे थे जिनकी तरफ तुरंत ध्यान देना जरूरी था, और वे थी एक नए कॉन्स्टिट्यूशन या नए संविधान जो उसका निर्माण करना, इसके अलावा आंतरिक शांति और व्यवस्था में सुधार, और फ्रांस के शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध को जारी रखना तथा शत्रु संघ को भिन्न यानी कि अलग अलग कर देना। तो जिसमें सबसे पहले उसने संविधान जो उसका निर्माण किया कि नेपोलियन ने जैसे ही सत्ता हस्तगत की उसके 1 महीने के भीतर ही नया संविधान बनाकर उसे लागू भी करवा दिया, और क्रांति के बाद में ये चौथा संविधान था। और इसके निर्माण में नेपोलियन का सबसे ज्यादा योगदान रहा था कि संविधान का निर्माण इस ढंग से किया गया कि शासन के सर्वोच्च अधिकारी नेपोलियन को सारे अधिकार प्राप्त हों, और कार्यपालिका शक्ति 3 काउंसिलों को सौंप दी गई, और काउंसिलों की कार्य अवधि 10 साल तय की गई, और काउंसिल का निर्वाचन सीनेट नामक संस्था को सौंपा गया। परंतु शुरू के तीनों काउंसिल का नाम पहले ही संविधान में रख दिया गया था, और ये कौन थे? नेपोलियन फर्स्ट था, काउंसिल यानी कि उसका जो था, इसके अलावा केम्बेसरी सेकंड था, और लिब्रेन जो है वो तीसरा था, और राज्य की अधिकांश शक्तियां प्रथम काउंसिल यानी कि नेपोलियन जो उसके अंतर्गत निहित थी। और नए संविधान में 4 संस्थाएं जो उनकी व्यवस्था थी: राज्य परिषद, ट्रिब्यूनेट, व्यवस्थापिका और सीनेट। राज्य परिषद जो उसका काम विधेयकों का प्रारूप तैयार करना था, और ट्रिब्यूनेट उन विधेयक पर वाद और विवाद करवा सकती थी, परंतु उन्हें वोट देने का राइट नहीं था। और व्यवस्थापिका में 300 सदस्यों का प्रावधान था, और व्यवस्थापिका अपने सम्मुख रखे जाने वाले विधेयक पर वोट दे सकती थी, परंतु उसी विधेयक पर विवाद करने का राइट नहीं था। और गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर व्यवस्थापिका वोट देती थी, और सीनेट को संविधान की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा सीनेट काउंसिल ट्रिब्यूनेट के सदस्यों तथा व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को भी चुनती थी, किंतु इस काम में वह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थी। और इस संविधान में भी फ्रांस के नागरिकों को मतदान का राइट दिया गया, परंतु वह मात्र एक ढोंग था, और उसका एकमात्र उद्देश्य जन प्रभुत्व के ढकोसले को जीवित रखना था। अन्यथा जनता का प्रभुत्व समाप्त हो चुका था, और नेपोलियन फ्रांस का प्रभु बन चुका था, यानी कि सबसे सर्वे सर्वा, सबसे बड़ा, सबसे ऊपर। और उसने अपने सुधारों के द्वारा अपने आप को इस योग्य भी प्रमाणित करके दिखा दिया था। दूसरा आता है व्यवस्था की स्थापना। कि पिछले कई वर्षों से हम देख रहे थे कि क्रांति और विदेशी युद्धों के कारण फ्रांस का राष्ट्रीय जीवन जो था वो टोटली अस्त व्यस्त हो चुका था, और देश में शांति और सुव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई थी, यानी कि उसका अभाव था, और पुरानी व्यवस्था जो थी उसका अंत हो चुका था, परंतु उसके स्थान पर नई व्यवस्था भली भांति नहीं जम पाई थी। इसलिए नेपोलियन का प्रथम कार्य संस्थाओं का निर्माण, संगठन और सामाजिक जीवन का फिर से पुनर्निर्माण था। इसके लिए नेपोलियन ने क्रांति की भावना एवं सिद्धांतों का उपयोग किया। उसके सुधारों का ध्येय था सामाजिक समानता स्थापित करना, और इस दृष्टि से उसने पुराने मतभेद, दलबंदी और झगड़ों को भुलाकर सभी को समान स्थान दिया। किंतु जो लोग उसकी इस नीति से संतुष्ट नहीं थे, उनको उसने कठोरता और निर्दयता के साथ में कुचल दिया। वह न तो जैकोबिन था और न राजतंत्र का समर्थक था। उसके लिए तो इतना ही काफी था कि जो लोग फ्रांस में रहते हैं और आकर बसना चाहते, वे मौजूदा शासन व्यवस्था के प्रति वफादार रहे। उसने सरकारी पदों के द्वार सभी के लिए समान शर्तों पर खोल दिए। भगोड़ों तथा विद्रोही पादरियों के विरुद्ध जो कानून पास किए गए थे उन्हें काफी नरम बना दिया गया, और क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर जाने वाले या भागने वाले कुलीन और सामंतों को फिर से फ्रांस में बसने के लिए इनवाइट भी किया गया, और पादरियों ने सिर्फ राज्य भक्ति का वचन देने को कहा, और उसने कैथोलिक पूजा की भी छूट दे दी गई। और इस प्रकार से नेपोलियन ने फ्रांस की जनता को हर तरीके से खुश करने के लिए चतुरता और दूरदर्शिता जो उसका सहारा लिया था, ताकि जनता जो उसको सपोर्ट करे। तीसरी बात आती है उसका प्रशासनिक सुधार। ये तो वहां की व्यवस्था जो उसमें था। अब प्रशासनिक सुधार किस प्रकार से किया कि नेपोलियन ने शासन व्यवस्था में जो सुधार किए, राष्ट्रीय महासभा में क्रांति की भावना के बहते हुए संपूर्ण फ्रांस को भिन्न भिन्न अलग अलग डिपार्टमेंट जो उसमें डिवाइड कर दिया गया, और प्रत्येक डिपार्टमेंट का अधिकारी वहां की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता था। और डायरेक्टरी के शासनकाल में इस प्रथा जो उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाने लगी। और नेपोलियन ने इसे ठोस रूप दिया, और उसने संपूर्ण फ्रांस को
विभाग यानी कि जिले जो उसमें डिवाइड कर दिया, और प्रत्येक विभाग या जिले जो उसका एक अधिकारी होता था जो कि प्रीफेक्ट कहलाता था, और जिलों को उप विभाग यानी कि एरोजेंट्स, जिस प्रकार से अपने क्या होता है जिला होता है फिर बाद में तहसील होती, तो इसी प्रकार से इन्होंने जिले जो उनको एरोजेंट्स में बांटा गया और उसका अधिकारी उप प्रीफेक्ट कहलाता था, और प्रत्येक नगर अथवा कम्यून का प्रमुख मेयर कहलाता था। और नेपोलियन ने अधिकांश विभागों पर अपने सैनिक अधिकारी जो थे उनको नियुक्त किया, और ये सैनिक अधिकारी सिर्फ नेपोलियन के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार से स्थानीय प्रशासन पर नेपोलियन का पूरा अधिकार हो गया, और स्थानीय नागरिक अपने स्थानीय मामलों का प्रबंध करने की सुविधा एवं स्वतंत्रता से वंचित हो गए, और राष्ट्रीय तथा स्थानीय शासन के सभी सूत्र पेरिस में केंद्रित हो गए, और देश की व्यवस्था और शांति की स्थापना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। अगला आता है आर्थिक सुधार, कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो थी वो भी बुरी तरह से खराब हो, क्योंकि निरंतर युद्ध और जो यहाँ का शासन जो था वो बहुत भ्रष्ट था, तो इस वजह से यहाँ की स्थिति जो थी बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी, और क्रांति की उथल पुथल के कारण और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। उद्योग धंधे जो थे वो भी चौपट हो गए थे, और राज्य के कर जो या टैक्स जो थे वो नियमित रूप से वसूल नहीं हो पा रहे थे, जिससे राज्य की आय जो थी वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई। और नेपोलियन ने आर्थिक दशा जो उसको सुधारने का प्रयास किया। सबसे पहले उसने सरकारी कर पद्धति जो उसमें काफी चेंजेस किए। अब तक कहा जाता कि करों की वसूली स्थानीय संस्थाएं जो होती थी उनके द्वारा किया जाता था। नेपोलियन ने अब राजकीय करों की वसूली के लिए क्या किया, राजकीय कर्मचारी नियुक्त किए, और दूसरा काम उसने क्या किया कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति जो उसमें सुधार लाना चाहा, और 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की गई, और सोना तथा चांदी के सिक्कों का स्तर डिसाइड कर दिया गया, और प्रत्यक्ष कर जो थे उनको कम कर दिया गया, तथा अप्रत्यक्ष कर जैसे शराब है, नमक है, तंबाकू आदि पर जो टैक्स होता था उसको बढ़ा दिया गया, और पराजित देशों से फ्रांसीसी सेनाओं का खर्च वसूल किए जाने लगा, तथा युद्ध का हर्जाना जो वो भी उन्हीं से लिया जाने लगा, और व्यापार की उन्नति के लिए राष्ट्रीय उद्योग समिति जो उसका गठन किया गया, तथा खाद्य सामग्री की भी सुव्यवस्थित वितरण पद्धति के संबंध में उसने कई नियम बनाए, और दशमलव पद्धति को लागू किया गया, तथा यातायात के साधनों को सुधार गया, और इन सब के परिणाम से फ्रांस की स्थिति जो थी काफी सही हो गई। अब अगली बात आती कि पोप के साथ में समझौता, कि यद्यपि धर्म के क्षेत्र में नेपोलियन स्वयं तटस्थ था, परंतु उस सार्वजनिक जीवन में कहा जाता है कि वह धर्म को महत्व देता था, और उसका प्रयोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में करना चाहता था। और फ्रांस के अधिकांश निवासी रोमन कैथोलिक थे, और क्रांति के पूर्व रोमन चर्च फ्रांस के राजतंत्र तथा कुलीनों का समर्थक था, और क्रांति के समय में चर्च की संपत्ति तथा भूमि को जब्त कर लिया गया, और पादरियों के विशेष अधिकार भी समाप्त कर दिए गए। पादरियों को सरकारी कोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई, तथा उन्हें पादरियों के संविधान के प्रति शपथ लेने की विवश किया गया, और अधिकांश पादरियों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। और फ्रांस के कुछ क्षेत्रों में पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए, और काफी रक्तपात के बाद भी समस्या जो उसका समाधान नहीं हो पाया, और नेपोलियन ने कैथोलिकों का विश्वास जीतने का निश्चय किया। इसमें उसका उद्देश्य शुद्ध रूप से राजनीतिक था। वह राजतंत्र के समर्थक और पादरियों के गठबंधन को समाप्त करना चाहता था, ताकि उसकी स्वयं की सत्ता जो है क्या उसके मजबूत हो सके। वह कैथोलिकों को सभी स्वतंत्रता देने के लिए तैयार था, लेकिन शर्त यह थी कि क्रांति द्वारा स्थापित व्यवस्था जो उसका विरोध छोड़ दे। और स्वयं नेपोलियन को धर्म के प्रति कोई लगाव नहीं था। वह कहा करता था कि मैं मिस्र में मुसलमान हूं, मैं फ्रांस में कैथोलिक हूं। वह अन्य लोगों पर किसी धर्म विशेष को जबरदस्ती लादना व्यर्थ का प्रयास समझता था। इसीलिए उसने एक समझदार राजनीतिज्ञ की हैसियत से पोप के साथ समझौता करने का निश्चय कर लिया था, और इस समझौते से क्रांति काल में पारित बहुत से चर्च विरोधी नियम जो थे उनको जो समाप्त हो गए, और चर्च तथा राज्य के मध्य निश्चित संबंध कायम हो गए, और एक लंबी अवधि तक जारी रहा। और पोप के साथ संपन्न ये समझौता जो था वो क्या कॉनकॉर्ड के नाम से जाना गया, और इस समझौते के द्वारा पोप ने क्रांति काल में चर्च की जब्त भूमियों पर से अपना अधिकार त्यागना स्वीकार कर लिया, और बदले में नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया, और पादरियों के नाम प्रस्तुत करने का अधिकार सरकार को दे दिया गया, परंतु उनकी नियुक्ति का अधिकार पोप को सौंपा गया, और पादरियों को वेतन राजकोष से देने की व्यवस्था जारी रखी गई, और पादरियों को फ्रांस के संविधान के प्रति भक्ति की या स्वामी भक्ति की शपथ लेने की व्यवस्था भी रखी गई। और निर्वासित पादरियों को जो कि क्रांति के समय फ्रांस छोड़कर चले गए थे दूसरी जगह, उन्हें फ्रांस वापस लौटने की अनुमति मिल गई, और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई, और क्रांति के कैलेंडर को भी स्थगित कर दिया गया, तथा प्राचीन अवकाश के दिन फिर से चालू कर दिए गए। केवल 14 जुलाई और 22 सितंबर प्रजातंत्र की स्थापना के दिवसों पर अवकाश रखा गया, और क्रांति के शेष सभी छुट्टियां जो थी उनको भी बंद कर दिया गया। नेपोलियन की धार्मिक नीति से फ्रांस के अधिकांश लोग जो थे वो संतुष्ट हो गए, और सभी को धार्मिक स्वतंत्रता
स्वतंत्रता मिल गई, अतः वे नेपोलियन के समर्थक बन गए और पादरी लोग भी जो कि क्रांति के विरोधी थे अब नेपोलियन के समर्थक बन गए। तो इस प्रकार से उसने धर्म जो है उसको अपनी राजनीति जो है उसके रूप में काम लिया कि नेपोलियन ने विश्व राजनीतिक लाभ के लिए धर्म जो उसका प्रयोग किया था और उसका कहना था कि राज्य में एक धर्म होना चाहिए परंतु उस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। इस समझौते से फ्रांस के चर्च पर सरकार का नियंत्रण कायम हो गया और अब चर्च राज्य के अधीनस्थ एक संस्था बन गई। और डेविड थॉमसन की मान्यता है कि इससे धार्मिक कट्टरता का अंत नहीं हुआ, चर्च के कट्टर विरोधी और धर्मपरायण पादरी अंत तक इसका विरोध करते रहे और इसका मुख्य कारण यह था कि नेपोलियन के धार्मिक समझौते में विरोधी विचारों का मिला जुला तत्व न था, वह विरोधी विचारों के बीच समझौता मात्र था। तो इस प्रकार से ये पोप जो उसके साथ में समझौता किया गया था जिसकी वजह से अधिकांश लोग जो थे उसके समर्थक बन गए थे।